लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद है, अक्षांश देशांतर। तो इंडिया की लोकेशन क्या है? तो समझना सबसे पहले, इंडिया 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो इंडिया की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन समझ लो कि इंडिया स्थित कहाँ है आपके, ठीक है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि इंडिया की जो स्थिति है वो कहाँ है, नॉर्थ, ठीक, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। दूसरा अगर हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो ये कौन सा हेमिस्फीयर है, ईस्ट। तो इंडिया की जो लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये इंडिया की लोकेशन हुई। अब दूसरा आपके इंडिया किन्हीं दो लैटिट्यूड के बीच में भी होगा और किन्हीं दो लॉन्गिट्यूड के बीच में भी होगा। तो इंडिया की अगर हम लैटिट्यूडनल पोजीशन देखें तो इंडिया की लैटिट्यूडनल पोजीशन 8-4-37-6। अब हेमिस्फीयर कौन सा है ये, नॉर्थ। तो इसका मतलब 8-4 नॉर्थ अक्षांश से 37-6 नॉर्थ अक्षांश। इंडिया की कौन सी स्थिति हुई है, अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। अब देशांतरी स्थिति को देखें तो देशांतर रेखाएं ये खड़ी रेखाएं, तो कोई ना कोई देशांतर ये इंडिया के इस फेस से निकल रहा होगा, ठीक। तो कौन सा देशांतर है ये, 68-7 और ये 97-25। लेकिन हेमिस्फीयर कौन सा है, ईस्ट या वेस्ट, ईस्ट। तो ये देशांतर 68-7 ईस्ट से 97-25 ईस्ट। तो सबसे पहले इंडिया की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, तो आपके इंडिया 8-4 नॉर्थ से 37-6 नॉर्थ अक्षांश के बीच और 68-7 ईस्ट से 97-25 ईस्ट देशांतर के बीच स्थित है, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में अब यहां समझना, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इस अक्षांश पे स्थित होगा, सदर्न मोस्ट पॉइंट इस अक्षांश पे स्थित होगा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इस अक्षांश पे स्थित होगा और इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इस अक्षांश पे स्थित होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट समझना यहाँ, तो ये तो आपने देखा कि इंडिया की पोजीशन कहाँ से कहाँ है, तो इंडिया का अक्षांशीय विस्तार और इंडिया का देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे आते हैं,
कर लिया नोट? क्या? ये इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक। ये तो आपके कौन सा है? देशांतर है। ये देशांतर 68 ईस्ट है, लेकिन ये वो देशांतर है जो इंडिया के सबसे वेस्ट में स्थित है। दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। उस फिगर को देखो, उससे क्लियर होगा ये इसीलिए फिगर बनाया हुआ है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का अर्थ क्या है, क्योंकि यहाँ मान लिया कि क्वेश्चन आ गया आपके, अब आप कंफ्यूज कैसे होते हैं। क्वेश्चन आया कि विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आपको 8-4 तो याद है, क्वेश्चन आ गया ऑप्शन 1 8-4 नॉर्थ, ऑप्शन 2 8-4 साउथ, ठीक, ऑप्शन 3 कोई और ऑप्शन 4 कोई और। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस नॉर्थ पे जाएंगे ही नहीं, सदर्न मोस्ट दिमाग में लगेगा तो सीधा इस पे टिक लगाएंगे और ये लोकेशन हो गई दक्षिणी गोलार्ध की, तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक। तो इसलिए फिगर बनाए हुए जैसे कम से कम लोकेशन तो दिमाग में बनी रहे, ठीक, क्योंकि इंडिया केवल नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, तो इसकी अक्षांशी और देशांतरी दोनों लोकेशन, ठीक, अक्षांशी होगी आपकी नॉर्थ पे और देशांतरी होगी ईस्ट पे, ठीक है। तो ये आपके इंडिया का सदर्न पॉइंट जरूर है, लेकिन कौन सी अक्षांश रेखा, ये 8-4 नॉर्थ अक्षांश रेखा, ठीक है। ये इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट जरूर है, लेकिन कौन सी देशांतर रेखा है, 68-7 ईस्ट देशांतर रेखा, ठीक है। कर लिया नोट? तो अब नेक्स्ट समझना, तो इंडिया नॉर्थ में कहां से शुरू होता है, 37.6 नॉर्थ, ये कौन सा पॉइंट है, जो भारत का उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु आपके कौन सा है, इंदिरा कॉल, जम्मू एंड कश्मीर। फिर इसके बाद आते हैं दक्षिण में, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, 8-4 नॉर्थ, कन्याकुमारी तमिलनाडु। अब ये जो कन्याकुमारी तमिलनाडु है, ये इंडिया मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब भारत की मुख्य भूमि का, जबकि भारत का विस्तार तो अंडमान निकोबार में भी है, ठीक। तो अब आपके अगर हम अंडमान निकोबार का सदर्न मोस्ट पॉइंट उठाएं तो ये आ जाएगा क्या, इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ दो क्वेश्चन, इंडिया मेनलैंड का दक्षिणी बिंदु या इंडिया का दक्षिणी बिंदु। इंडिया मेनलैंड पूछा जाए तो कन्याकुमारी, और इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का पूर्वी बिंदु किबतू, अरुणाचल प्रदेश, लोकेशन 9725 ईस्ट। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, ठीक, 68-7 ईस्ट आपके, ठीक, गुहार माता गुजरात, सरक्रीक, ठीक है। अब इसके बाद में याद रखना, नॉर्थ से साउथ कितनी लेंथ है, 32-14 किलोमीटर। वेस्ट टू ईस्ट कितनी है, 29-33 किलोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट मिटा दें ये फिगर, इंडिया का एरिया कितना है, 32-87, इंडिया के अंदर वर्ल्ड का कितना एरिया है, एरिया वाइज वर्ल्ड की कितने, कौन से नंबर की लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, पॉपुलेशन कितनी है, वर्ल्ड की कितने परसेंट पॉपुलेशन इंडिया में,
एटलस लाए हुए हो? तो एटलस लाए तो ये लोकेशन अब एटलस पे देखते चलो कि कौन सी लोकेशन है कहाँ। किसके बाद देख लो उसमें एटलस में कुछ मेहनत कर लिया करो थोड़ी बहुत। कर लिए, नोट कर लिए? तो नेक्स्ट याद रखना है इंडिया का आपके एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ल्ड का 2.4% आपके एरिया इंडिया के अंदर, ठीक। और एरिया वाइज वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। पॉपुलेशन लगभग 130 करोड़, वर्ल्ड की 17.7% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है, ठीक। और पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट कंट्री है। नेक्स्ट याद रखना, अब यहाँ याद रखना कि यह है आपके इंडिया, ठीक। इंडिया के नीचे 8 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके बाद 9 डिग्री अक्षांश रेखा होगी और इसके बाद 10 डिग्री अक्षांश रेखा होगी। अब यहाँ याद रखना कि ये 8 डिग्री अक्षांश रेखा ये मालदीव और मिनिकॉय इन दोनों के बीच में से होके गुजरती है, ठीक। 9 डिग्री अक्षांश रेखा मिनिकॉय और लक्षद्वीप इन दोनों के बीच से गुजरती है और 10 डिग्री अक्षांश रेखा अंडमान एंड निकोबार इन दोनों के बीच से निकलती है। तो यहाँ क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में, 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में, 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में, ठीक है। ये ध्यान रखना 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप और 10 डिग्री अंडमान एंड निकोबार। अब एक पॉइंट और याद रखना, ये है इंडिया और ये है श्रीलंका। इंडिया के नीचे गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट ये दोनों आपके इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक। यहाँ पाक स्ट्रेट देख के ये मत समझ जाना कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक। तो पाक स्ट्रेट किस किस के बीच में, इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट भारत में समुद्र तटीय राज्य कितने हैं?
तो नेक्स्ट याद रखना कोस्टल स्टेट, तो अगर समुद्र तटीय राज्य अगर हम देखें तो भारत में कितने, 9, ठीक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसमें दूसरा याद रखना कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, तो सबसे छोटी तटरेखा गोवा, ठीक है। नेक्स्ट
कर लिया नोट? तो नेक्स्ट याद रखना, कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अब बीचों बीच से गुजरती है तो ये गुजरती कितने स्टेट से है? ठीक, तो कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक, ये कहाँ से निकलता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। दूसरा याद रखना, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट, ये आपके कितने राज्यों से? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट याद रखना कि आपके वह स्टेट जहाँ से ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 82.5 डिग्री ईस्ट दोनों पास होती हैं, MP एंड छत्तीसगढ़, और वह स्टेट जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, छत्तीसगढ़, अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार जो पूछ लिया जाता है, एक बार एटलस पे चेक कर लेना कि ये जो आपके कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, किस राज्य की राजधानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्थित है। ठीक, या राजधानियों का कई बार क्रम अरेंजमेंट पूछ लिया जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दूरी के अनुसार इनको आप व्यवस्थित करो। तो भारत के जो आपके मेजर शहर हैं, इनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से डिस्टेंस बना के देखना कि कौन ज़्यादा दूर है और कौन पास में है। ठीक है। जैसे कि आपकी कौन सी कैपिटल है जो इस पर स्थित है? झारखंड की कैपिटल रांची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर स्थित है। ठीक है। मिटा दें इसे।
कर लिया नोट। तो भारत की सीमा, तो भारत की सीमा अगर हम देखें तो भारत की सबसे पहले कोस्ट लाइन आपके ये पूरा यहाँ गुजरात से लेके कहाँ तक, वेस्ट बंगाल तक। तो टोटल आपके कोस्ट लाइन मेनलैंड यानी मुख्य भूमि की कोस्ट लाइन ये कितनी है, 6100 किलोमीटर। अब इसमें आपके लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की भी कोस्ट लाइन जोड़ दें तो कितनी हो गई, 75-16, दोनों कंबाइन, मेनलैंड प्लस आइलैंड की कोस्ट लाइन। ठीक है। लैंड फ्रंटियर स्थल सीमा यानी कि ये पूरा ऊपर का आपके स्थल सीमा ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और कुल सीमा भारत की 15,200 प्लस 75-16, 22,716 किलोमीटर। ठीक है। तो ये थे आपके बेसिक फैक्ट आपके इंडिया से जुड़े हुए। ठीक, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट यहाँ समझना, एक पॉइंट और समझ लो यहाँ, फ्रंटियर कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के सीमावर्ती देश। तो भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, 7 से या 10 से? तो 7 देशों के साथ लगती है स्थल सीमा और 3 देश और जोड़ दें तो लगती है जल सीमा। ठीक, तो अब समझना सबसे पहले भारत के सीमावर्ती देशों में याद रखना कि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो अक्सर ये आता है कि किस राज्य की सीमा आपके किस देश से टच करती है। ठीक, तो यहाँ अब आपके कोई देश है तो उसमें ये भी पता होना चाहिए कि भारत के कितने राज्य उस देश से आपके सीमा या बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान, भारत के किस किस राज्य से सीमा लगती है इसकी, रेड क्लिफ लाइन कहाँ है ये, लाइन ऑफ कंट्रोल, रेड क्लिफ लाइन और लाइन ऑफ कंट्रोल ये दोनों आपके भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाएं हैं, जिसमें से रेड क्लिफ लाइन आपके पंजाब के अंदर है और दूसरा आपके लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ठीक है, 1947 में जब 3 जून 1947 को माउंटबेटन जब प्लान आया था, ठीक, तो आपके इंग्लैंड से एक व्यक्ति बुलाए गए थे, नाम था इनका सर रेडक्लिफ। इन सर रेडक्लिफ से ये कहा गया कि शांतिपूर्ण ढंग से भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए एक लाइन खींचो। ठीक है, तो अब आपके सिस्टम ये था कि ना भारत और पाकिस्तान का विभाजन करना था और उसके लिए एक लाइन इनको ड्रॉ करनी थी, किसको, रेडक्लिफ को। अब आपके शाम को नेहरू जी, लॉर्ड माउंटबेटन और रेडक्लिफ ये लाइन का विभाजन करने के लिए बैठे। तो इन लोगों ने सोचा कि पहले माहौल बना लिया जाए, विभाजन बाद में होता रहेगा। तो इन तीनों ने आपके माहौल बनाया, रात हो गई ज़्यादा और दूसरे दिन आपके प्रेस में विज्ञप्ति देनी थी कि रेड क्लिफ लाइन ने विभाजन कर दिया। तो रेड क्लिफ महोदय ने एक लाइन खींच दी इधर और एक खींच दी इधर, बस हो गई रेड क्लिफ लाइन। अब इस लाइन से इतना विवाद हो गया कि जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे वो उधर पहुंच गए, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र इधर आ गए। अब सब उल्टा पुल्टा हो गया। लाइन को विभाजित किस प्रकार से करना था कि जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है उसे भारत में लो, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है उसे पाकिस्तान में दो। इस प्रकार से विभाजन इनको करना था, लेकिन इन्होंने सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन ड्रॉ करना, ये जितने भी जो हिंदू मुस्लिम जो दंगे हुए थे आपके, उसका सबसे बड़ा कारण था ये रेड क्लिफ लाइन। ठीक, यानी कि जब आपके भारत विभाजन हुआ तो इस लाहौर को आना था भारत के अंदर। ये लाहौर अगर भारत के अंदर आ जाता आपके तो शायद इतने दंगे नहीं होते। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट हुई, क्योंकि लाहौर तक जो हिंदू पॉपुलेशन थी
हेल्पफुल ज़्यादा थी। तो नेक्स्ट, तो J&K, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये 4 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा मिलती है। रेड क्लिफ लाइन ये पंजाब प्रांत के साथ है पाकिस्तान से, और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल ये जम्मू कश्मीर के साथ। और ये भी कौन सी लाइन है आपके, जब जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर दी थी आपकी इन्होंने 1947 में, ठीक, तो इंडियन आर्मी जहां तक पहुंच गई वो तो भारत में आ गया, लेकिन जो हिस्सा पाकिस्तानी आर्मी के पास रह गया वो आपके वहां से लाइन बन गई लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से अगर देखें तो प्रत्यक्ष रूप से तो भारत की कोई सीमा नहीं मिलती। ठीक, अफगानिस्तान से बेसिकली मिलता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इसे अगर हम J&K का भाग माने तो J&K से हम सीमा मिला सकते हैं। दूसरा याद रखना, अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे कम सीमा स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर, स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर। नेक्स्ट याद रखना, डूरंड लाइन, ये किस किस के बीच में है। अब डूरंड लाइन की अगर बात करें तो ये डूरंड कमीशन एक 1893 में गठित किया था ब्रिटिश सरकार ने, और ब्रिटिश सरकार ने डूरंड कमीशन का गठन किया था भारत और अफगानिस्तान की बाउंड्री निर्धारण के लिए। ठीक, तो अब डूरंड कमीशन ने आपके भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री का निर्धारण किया आपके 1896 में या 93 में लगभग कुछ। ठीक, तो ये था आपके अफगानिस्तान और ये था उस समय आपके इंडिया पूरा। ठीक है, और ये है आपके डूरंड लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन 1947 में इस लाइन के बीच में एक और लाइन आ गई, रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन आते ही अब ये भारत का हिस्सा बन गया पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये डूरंड लाइन प्रेजेंट में भारत और अफगानिस्तान के बीच में नहीं है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, क्योंकि रेड क्लिफ लाइन बीच में आने से उस तरफ का हिस्सा पूरा पाकिस्तान में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो इसे हम डूरंड लाइन को कहते हैं कि बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, बोलते जरूर हैं इसे, लेकिन ये ध्यान रखना प्रेजेंट में ये लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। कंप्लीट इंक्लूड है। चाइना, कौन कौन सी स्टेट मिलती हैं? J&K, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल। मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यही बोलते हैं। अब ये मैकमोहन लाइन का इतिहास समझ लो, चाइना मैकमोहन लाइन को मानता ही नहीं है। ठीक, क्यों नहीं मानता? क्योंकि ये जो आपकी मैकमोहन लाइन थी ये आपके ड्रॉ क्या की गई उस समय, ये था आपके तिब्बत, और ये पार्ट था भारत का नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम कहते थे नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ असम। ठीक, तो मैकमोहन लाइन 1914 में ये ब्रिटिश सरकार ने ड्रॉ की थी, किस किस के बीच में? ये नेफा और तिब्बत के बीच में। ठीक, ये भारत की ड्रॉ तो की नहीं गई, किसने ड्रॉ की थी? ये ब्रिटिश सरकार ने। ठीक, और ये है आपके कौन? चाइना। अब 1959 में चाइना ने कर दिया तिब्बत पे अटैक, तिब्बत पे अटैक कर दिया, तो तिब्बत अब किसका पार्ट हो गया? चाइना का। तिब्बत की कहानी आपके खत्म। ठीक, तो अब चाइना जब आपके यहाँ तक आ गया तो चाइना अब आपके ये कहता है कि ये जो लाइन है ये तो तिब्बत के साथ खींची गई थी, हमारे साथ थोड़ी खींची गई है। ठीक, तो चाइना आपके इस मैकमोहन लाइन का क्या कर देता है? वायलेशन। ठीक, तो ये आपके आंतरिक घुसपैठ कर देते हैं इंडिया में।
तो ये आपके मैकमोहन लाइन ध्यान रखना। ये इंडिया एंड चाइना के बीच में हम देखते जरूर हैं, लेकिन ये बेसिकली खींची गई थी तिब्बत वर्सेस नेपाल के बीच में 1914। इसके बाद में नेक्स्ट, चाइना के बाद नेक्स्ट आपके आता है नेपाल। एक लाइन और याद रखना है इसमें, मैकमोहन लाइन ये कहाँ है? अरुणाचल। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चाइना के साथ कहाँ है? J&K। चाइना तो किसी को नहीं मानता। LAC क्या है? LAC तो वो है जो हमारा पार्ट इन्होंने ले लिया है, उसके बाद LAC खींच दी। नेक्स्ट कंट्री नेपाल। तो नेपाल के साथ आपके भारत के कितने राज्यों का बॉर्डर मिलता है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक, नेपाल के साथ कोई भी सीमा रेखा नहीं है हमारी। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि नेपाल वालों को पता है कि नेपाल का बॉर्डर यूपी बिहार से लगता है और इन लोगों को आपके कोई भी सीमा रोक नहीं सकती, इसीलिए वहाँ सीमा ही नहीं बनाई गई। और क्या, नेपाल के तराई क्षेत्र में सब कहाँ के लोग हैं? यूपी बिहार के तो हैं ही। नेपाल मूल के लोग तो पहाड़ी क्षेत्र में, बाकी के जो तराई क्षेत्र है वहाँ सब यूपी बिहार है पूरा। ठीक, हाँ, 90% जनता आपके वहाँ तराई क्षेत्र में यूपी बिहारियों की है। क्या? अगर चाइना का बॉर्डर यूपी बिहार से लगता ना तो एक भी चाइनीज इंडिया में घुसपैठ नहीं करता, और इन्हें अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी इतनी बढ़ानी पड़ती। ठीक, क्योंकि यूपी बिहार के लोगों की खास बात है, अगर चाइनीज बॉर्डर पे अगर ये आर्मी से भी बात करते हैं ना यूपी बिहार के लोग, तो ये इतनी बड़ी बातें करते हैं कि चाइना की आर्मी को डर लगाता है। क्या भारत में वास्तव में ऐसा है क्या? क्योंकि इनकी बातें जो शुरू होती हैं पान की चाय की दुकान में बड़े लेवल की होती हैं। ठीक है,
तो नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इन 5 राज्यों की सीमा मिलती है। बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 5 राज्यों की। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है, ठीक। और भारत की एकमात्र स्टेट त्रिपुरा, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरी है, ठीक। त्रिपुरा के 3 तरफ से बांग्लादेश के घिरे होने की वजह से ही आपके, ठीक, त्रिपुरा की डेमोग्राफी ही पूरी चेंज हो गई है यहाँ। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब आपके इस त्रिपुरा की, अगर पूरे प्रांत की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो वहाँ आपके 80-82% हिंदू हुआ करते थे, ठीक। प्रेजेंट में उल्टा हो गया है, 17% है हिंदू और वहाँ की पॉपुलेशन में 83% है मुस्लिम, यानी हिंदू अल्पसंख्यक घोषित हो गए, ठीक है। इसके बाद भूटान, भूटान में याद रखना सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल। म्यांमार, म्यांमार में आपके अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है। तो अब एक तो यहाँ याद रखना चाइना, नेपाल और बांग्लादेश, ये 3 देश हैं जहां भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। फिर 4 राज्य सीमा कहाँ कहाँ बनाते हैं, एक ये भी याद रखना। तो 4 राज्य कहाँ कहाँ बना रहे हैं, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान, यहाँ 4 राज्य सीमा बनाते हैं। तो जो क्वेश्चन आएगा आपके बस ऐसे ही आते हैं उठ के, ठीक है। तो ये देखा आपने एक जनरल इंट्रोडक्शन इंडिया का। अब वाटर फ्रंटियर अगर देखें तो जल सीमा कितने देशों से मिलती है, तो जल सीमा भारत की मिलती है 3 देशों से। कौन कौन सा, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को भारत से मत देखना, अंडमान निकोबार से देखना। अंडमान निकोबार खत्म होता है और इंडोनेशिया शुरू होता है।
फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया से आपके तात्पर्य है भारत के भू आकृतिक प्रदेश, यानी कितने जियोग्राफिक रीजन्स आपके इंडिया में मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम फिजियोग्राफिक रीजन्स को देखें तो नॉर्थ में सबसे पहले क्या मिलता है, माउंटेन्स। माउंटेन्स के खत्म होते ही आपके नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर भारत के मैदान, इसके बाद प्लेटू पठारी क्षेत्र, इसके बाद समुद्र तटों के किनारे स्थित कोस्टल प्लेन्स, फिर डेजर्ट और फिर आइलैंड्स। ठीक है, भारत के फिजियोग्राफिक रीजन्स में इतना डिफरेंस होने के कारण ही भारत की सोसाइटी और भारत के कल्चर में आपके इतना डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि किसी भी जगह की सोसाइटी, ठीक, और वहाँ का कल्चर डिसाइड करती है वहाँ का ज्योग्राफी। ठीक, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समाज और संस्कृति अलग होगी, मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समाज और संस्कृति अलग होगी। तो भारत में जो इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी आपको दिखती है, सोशल डाइवर्सिटी जो दिखती है, उसका एक रीजन भारत के अंदर इतने सारे फिजियोग्राफिक रीजन्स का होना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो फिजियोग्राफिक रीजन्स ये आपके 6 पार्ट में इंडिया का डिवाइड होता है। इसकी डिटेल स्टडी करेंगे हम कल की क्लास में।